ओके। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो कि एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक को आज हम लोग अपना कवर करेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज सी एस नीति दहीन और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, लीगल टर्म्स या लीगल बातों के बारे में तो बाद में बात करेंगे। नॉर्मल हम एक पहले बात जान लेते हैं। ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का होता है ना, इट इज एक्चुअली लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट इसको कहा जाता है, लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का क्या होता है वो बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। हम अपना ऑलरेडी अपनी वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आज मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। क्वासी वर्ड का मतलब भी होता है लाइक अ, यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या, लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर क्या होने वाला है, आपको कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस और कुछ ऐसी सिचुएशंस जो हैं उनके बारे में बताया जाएगा जहाँ पर पार्टीज एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं बाउंड हो जाती हैं। राइट, पार्टीज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, बाउंड हो जाती है। और पार्टीज के बाउंड होने का मतलब क्या होता है कि उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर दोज सर्कमस्टांसेस। अब मैं पहले आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस टॉपिक के अंदर हम अपना क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस आपके सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 तक कवर्ड होते हैं। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी आपके प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 68 से लेकर 72 तक कवर्ड होते हैं। इसके अलावा मैं आपको सेक्शन नंबर 73 भी कवर्ड कराऊंगी। अब फिर मीनिंग ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम जानेंगे फीचर्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा वो आपकी सिचुएशन, एग्जैक्टली वो सर्कमस्टांसेस जब मैं कहती हूँ कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का फॉर्म हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक बारी बन जाता है और अगर पार्टीज ने इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, अगर पार्टीज ने इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाया, नहीं निभाया, समझ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी रिजल्ट्स होंगे ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका कवर्ड होता है सेक्शन नंबर 73 के अंदर। फाइन, तो करें शुरुआत, श्री गणेश करें अब। देखिए, सुनिए मेरी बात। मीनिंग, फीचर्स, डिफरेंसेस, ये सब कुछ करवाने से पहले मैं आप लोगों को ये ही 5 आप लोगों के सर्कमस्टांसेस ही करवाना चाहूंगी। सेक्शन नंबर 68, 69, 70, 71 एंड 72। राइट, ये 5 वो सर्कमस्टांसेस हैं जब आप लोगों का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, ये 5 वो आपके सिचुएशंस हैं, सरकमस्टांसेस हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से पार्टीज के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता है। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आप सब बच्चे जानते हो, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों का कैसे फॉर्म होता है। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑफर दिया जाए, फिर आ जाए एक्सेप्टेंस, है ना। उसके बाद वो ऑफर में जब एक्सेप्टेंस ऐड हो जाता है तो बनता है प्रॉमिस। प्रॉमिस के बदले में आपको मिलता है क्या, कंसिडरेशन। तब जाकर बनता है एक अग्रीमेंट, और इस अग्रीमेंट में जब मिल जाती है एनफोर्सबिलिटी ऑफ लॉ, तब जाकर मेरे पास आता है एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसको मतलब बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ रहा है, ये सारे स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप लोग अपने आप नहीं बनाते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो अपने आप बन जाता है, पार्टीज नहीं बनाती है, बन जाता है। यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि आप गुड्स सप्लाई करेंगे या आप मनी पे करेंगे। लाइक अगर नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है जिसमें एक्स अपनी तरफ से क्या सप्लाई करेगा, गुड्स, और वाई जो है वो अपनी तरफ से क्या पे करने वाला है, प्राइस। तो एक्स ने प्रॉमिस किया है कि वो टाइमली गुड्स को डिलीवर करेगा, वाई ने प्रॉमिस किया है कि वो टाइमली अमाउंट पे करेगा। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस की जगह अराइज हो जाता है आपका क्या, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, जो कि आप लोगों को फुलफिल करनी पड़ेगी। और ये ऑब्लिगेशन आप लोगों की पार्टीज अपने आप नहीं लेती हैं। ठीक है, यहाँ पर तो अगर एक्स ने प्रॉमिस किया
कि मैं गुड्स सप्लाई करूंगा, तो एक्स ने अपने सर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है कि मैं आपको गुड्स सप्लाई करूंगा, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज माई ऑब्लिगेशन। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पहली बात ना, आपकी पार्टीज मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रही है, अपने आप बन जा रहा है। कैसे? एक ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है और वो ऑब्लिगेशन आपका कानून आपके ऊपर डाल रहा है, इम्पोज्ड बाय लॉ। तो नॉर्मल जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम लोगों का जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर प्रॉमिस इन्वॉल्व होता है ना? वही प्रॉमिस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है, मगर वो पार्टी अपनी इच्छा से करती है, राइट? कंसेंसस एडेडम, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, ये मतलब सारी के सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं आपकी सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से, 56 के हिसाब से एंड 29 के हिसाब से, वो सारी ऑब्लिगेशंस आप लोग अपनी फुलफिल करते हो, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर रहे हो, तब जाकर आपके पास एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आता है। मगर ये कॉन्ट्रैक्ट फिर भी पार्टीज अपनी मर्जी से बनाती हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो पार्टीज अपनी मर्जी से बना नहीं रही है, ये ऑटोमेटिकली सरकमस्टांसेस और सिचुएशंस ही कुछ ऐसी आई जिसकी वजह से ये अपने आप ही बच्चे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो क्वासी वर्ड जो है, क्वासी का मतलब लाइक का कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब लाइक का कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा भी इसको क्यों बोला जा रहा है मैम? अगर ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह खुद नहीं क्या कहते हैं, पार्टीज खुद नहीं बनाती हैं, है ना, लॉ इसको बना देता है, सरकमस्टांसेस अगर इसको बनाती है, तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह मानकर क्यों चल रहे हैं? क्यों रखा गया है इसका नाम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि जैसे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बनाया, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने क्रिएट किया, अगर ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने अपना फुलफिल नहीं किया, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कर दिया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा क्या होता है, रेमेडीज अवेलेबल होती है, आप डैमेजेस चार्ज कर सकते हो, आप अपनी तरफ से भी फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, मतलब आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अगर फुलफिल नहीं होता है, राइट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर कर दिया जाता है, तो आपकी जो भी अग्रीव्ड पार्टी होती है वो क्या करती है बोलो तो? वो डैमेजेस क्लेम कर देती है। अब इसको मैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को, इन सर्कमस्टांसेस को, ये सारे सर्कमस्टांसेस मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, इन सभी सर्कमस्टांसेस को मैं लाइक का कॉन्ट्रैक्ट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी आपका नहीं निभाया गया, तो बिल्कुल वही अंजाम होगा, कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो सिमिलर रहने वाले हैं, वही अंजाम होगा जो कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की नॉन फुलफिलमेंट के ऊपर होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की नॉन फुलफिलमेंट के ऊपर होता है। Getting my point, everyone? अब सुनिए मेरी बात, ये आता है मेरे पास क्या, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको क्या बोला था, क्वासी वर्ड जो है इसका मतलब ही होता है लाइक का कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट भी, ये अगर ऑब्लिगेशंस भी आप लोगों की फुलफिल नहीं करी गई, तो पार्टीज ना बिल्कुल वैसे ही कोर्ट को अप्रोच कर सकती हैं जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में आप अप्रोच करते हो। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, मानो एक्स ने गुड्स दे दिए, वाई ने अगर पैसा नहीं दिया, तो एक्स कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और अपने पैसे की डिमांड कर सकता है। इन द सेम वे, अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का फुलफिल नहीं किया गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लोगों का फुलफिल नहीं किया गया, तब भी आप लोग कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो अब ये अराइज कब होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें हमें समझनी है अगर, तो सबसे पहले ना मुझे वो सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे क्या है, यही सर्कमस्टांसेस, यही सिचुएशंस जो है आप लोगों की क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 तक, सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 जो है वो आप लोगों का ये क्या है, ये वो 5 बच्चे सर्कमस्टांसेस हैं, हालात हैं, सिचुएशंस हैं, जिसकी वजह से ना पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ ये हालात और ये सर्कमस्टांसेस क्या हैं। देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को ना यूनिलेटरल भी कहते हैं, पहले ध्यान से सुनेगा, और इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, ना ही रिटन वर्ड्स ना ही ओरल वर्ड्स, यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है। दूसरी बात, इसको मैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बुलाऊंगी, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर पार्टीज बेशक से दो हैं, मगर ऑब्लिगेशन सिर्फ एक के ही ऊपर इम्पोज करी जाएगी। क्यों, कब और कैसे, वो मैं आप लोगों को अब शुरुआत करवाऊंगी सेक्शन नंबर 68 से। मैंने बताया था ना, सर्कमस्टांसेस है हम लोगों के पास, राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ द नेसेसरीज विच आर सप्लाइड। एक बार जरा पढ़िए मेरे साथ, तो राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ नेसेसरीज विच आर सप्लाइड। ओके, देखो सेक्शन 68 क्या कहता है, सुनो तो। ये सेक्शन 68 कहता है कि जो भी इंसान एक इनकॉम्पिटेंट पार्टी को अपनी तरफ से नेसेसिटीज सप्लाई करता है ना, हमें उसे कुछ ना कुछ बदले में जरूर देना चाहिए। अगर हम उसको देंगे तो उसका मोटिवेशनल लेवल बना रहेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक माइनर है, मान लीजिए हम लोगों के पास कौन है, माइनर है, ठीक है। ये जो माइनर है, माइनर का मतलब आप सब जानते ही हैं, अगर गार्जियन अपॉइंट हो रखा है तो जब तक आप 21 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक आप माइनर हो। और इन अदर केसेस जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप माइनर की कैटेगरी में आ जाओगे। समझते हो ना इतनी बात को। अब सुनो मेरी बात, लॉ मेकर्स क्या कहते हैं, लिसन, कि ये जो माइनर है ना, जरूरतें तो इसकी भी हैं ऑब्वियसली। अब मानो हमारे पास ना कोई मिस्टर श्याम है, इन्होंने क्या किया, मिस्टर श्याम ने अपनी तरफ से नेसेसिटीज प्रोवाइड करी। नेसेसिटीज में रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, क्लोथ्स, फूड, शेल्टर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो नेसेसिटीज में काउंट होती है। और ये सारा पॉइंट मैंने आप लोगों को इनकॉम्पिटेंट, जो मेरा चैप्टर था, कॉम्पिटेंट पार्टीज का जो मेरा चैप्टर था, उस चैप्टर के अंदर मैंने माइनर की जो हेडिंग थी हमारी, उसके अंदर मैंने ये सारा कंसेप्ट आपको करवाया था। लाइक एक अस्थमा के पेशेंट के लिए उसका पंप जो है वो उसकी नेसेसिटी है, राइट। एक थायराइड पेशेंट के लिए उसकी मेडिसिन जो है वो उसकी नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, जरूरी चीजें। गुची के गॉगल्स और रैडो की वॉच, ये चीजें आप लोगों की लग्जरी में काउंट होती है, नेसेसिटीज में काउंट नहीं होती है। तो अगर कोई भी इंसान अपनी तरफ से लग्जरियस चीजें प्रोवाइड कर रहा है माइनर को, तब मैं सेक्शन 68 कवर नहीं करूंगी। सेक्शन 68 कब कवर्ड होगा, जब मेरे पास दोनों पार्टीज में से एक पार्टी कौन सी होगी, इनकॉम्पिटेंट पार्टी। इनकॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब क्या होता है, इनकैपेबल पार्टी। वो पार्टी जिसको सेक्शन नंबर 11 के अंदर घोषित कर दिया गया ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। आप सब बच्चों को याद होगा, याद है कुछ या नहीं। सेक्शन नंबर 11 है हम लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। रुकिए मैं आप लोगों के लिए वो पीपीटी ओपन करती हूँ एक बारी। इनफैक्ट हमारी जो कॉम्पिटेंट पार्टीज की पीपीटी है, ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ना, कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है मैम, हर वो इंसान जो मेजर है, साउंड माइंड का है, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, वो इंसान हमारा बनता है कॉम्पिटेंट पर्सन बन जाता है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ किसके रिगार्डिंग, इनकॉम्पिटेंट पार्टी की, तो उसमें माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, एलियन एनिमी, कन्विक्स, वो सब करवाया था ना मैंने। तो जब भी आप इनकॉम्पिटेंट पार्टीज को, इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, इनकॉम्पिटेंट पार्टीज मतलब, अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल लेकर चल रही हूँ सिर्फ माइनर का, इनको अगर आप नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हो बिना बदले में कुछ उम्मीद के, यानी कि यूजुअली जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है और एक पार्टी अपनी तरफ से प्रॉमिस देती है तो बदले में कंसिडरेशन की उम्मीद करती है फॉर श्योर, चाहे से वो कंसिडरेशन कैश में आए, चाहे से वो कंसिडरेशन काइंड में आए, किसी भी तरीके से आए, ठीक है। अभी कंसिडरेशन कैश या काइंड कुछ भी चलेगा, मगर हर कोई उम्मीद करता है कि अगर मैं प्रॉमिस दे रहा हूं तो मुझे बदले में कंसिडरेशन मिलेगा। दैट इज समथिंग हैपन इन अ यूजुअल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का, अगर मिस्टर श्याम कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि माइनर से मुझे बदले में कुछ मिलेगा, फिर मैं उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड करूं, है ना, अगर वो इस तरीके का काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर उनको सोचना चाहिए कि कॉम्पिटेंट पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं। कि आप, क्योंकि आप इनकॉम्पिटेंट पार्टी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। एनी अग्रीमेंट विद एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन इज वॉइड एब इनिशियो। पता है ना, इतनी बात मैंने बताई थी। कोई भी अगर आप लोग अग्रीमेंट बनाते हो इनकॉम्पिटेंट पार्टीज के साथ, तो वो आप लोगों का क्या बन जाता है, एन अग्रीमेंट विच इज
void ab initio. Now अब सोचो, अगर मिस्टर श्याम कोई उम्मीद ही नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से माइनर के घर में राशन डाल दिया, उसको क्लोथ्स प्रोवाइड करे, ठीक है, उसको शेल्टर दिया, और ये सारे काम मिस्टर श्याम जो है ना मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, मतलब विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अ माइनर, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अ माइनर, तो बेटा वो चैरिटी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? चैरिटी। यानी कि अगर मिस्टर श्याम कुछ नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं इनकॉम्पिटेंट पार्टी लाइक माइनर को, और बदले में कुछ उम्मीद नहीं करते हैं, तो वो हम लोगों की चैरिटी बन जाती है। मगर कोई भी एक इंसान कब तक चैरिटी करेगा? कब तक करेगा? है ना? बड़ा मुश्किल है भाई, कब तक चैरिटी करेगा कोई इंसान? एक बार ही कर लेगा, दो बार ही कर लेगा, मगर बार बार तो नहीं करेगा ना। अब अगर इन्होंने चैरिटी करनी छोड़ दी, तो ऑब्वियसली हमारे इस माइनर को फिर वो जरूरी चीजें, वो नेसेसिटीज कौन प्रोवाइड करेगा? तो क्यों ना हम भी मिस्टर श्याम को बदले में कुछ दिलवा दें। अगर हमने इनको बदले में कुछ दिलवा दिया, अगर हमने इनको बदले में कुछ दे दिया, तो इनका जो मोटिवेशन लेवल है, इनका जो मोटिवेशनल लेवल है वो इनका बना रहेगा, है ना? फिर ये एक बारी को सोच सकते हैं बार बार नेसेसिटी सप्लाई करने के लिए। नेसेसिटीज मतलब रोटी कपड़ा और मकान, एजुकेशन, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें आपकी नेसेसिटीज में काउंट हो जाएंगी। बाकी इन डिटेल हमने माइनर वाले चैप्टर में कवर किया है। अब सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि आप माइनर के साथ वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैम हम लोगों ने सीखा है सेक्शन 10 में कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब आता है? जब पार्टीज हमारी क्या होती हैं? कॉम्पिटेंट। और कॉम्पिटेंट पार्टीज आपकी कहाँ डिफाइन करी गई है? सेक्शन नंबर 11 में मैम। एंड उसके अकॉर्डिंगली माइनर के साथ तो आप अग्रीमेंट फॉर्म कर नहीं सकते, बिकॉज एवरी अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। तो मैम माइनर के साथ आप वैसे तो अग्रीमेंट फॉर्म कर ही नहीं सकते ना। तो लॉ मेकर्स कहते हैं कि नहीं कर सकते अग्रीमेंट, नहीं बन सकता कॉन्ट्रैक्ट, मगर बन सकता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। यहाँ पर कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मगर वो कब बनेगा? वो तब बनेगा जब नेसेसिटी सप्लाई हो जाएंगी। यानी कि कोई मिस्टर श्याम है जिन्होंने अपनी तरफ से नेसेसिटीज माइनर को सप्लाई कर दी ना, तो अब मिस्टर श्याम को कानून एक राइट देगा। कानून ये राइट दे रहा है, माइनर चाहे दे या फिर ना दे, कानून ये आप लोगों का राइट दे रहा है कि माइनर के नाम से अगर कोई भी प्रॉपर्टी है या स्टेट्स है, माइनर के नाम से अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में से इस प्रॉपर्टी में से मिस्टर श्याम जो है ना, इनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। मिस्टर श्याम को कॉम्पनसेट किया जाएगा। अब देखो, दो सरकमस्टांसेस हो सकते हैं। सबसे पहला मैंने क्या बोला आपको कि मिस्टर श्याम बिना किसी उम्मीद के अपनी तरफ से नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहा है माइनर को। अगर बिना कुछ उम्मीद करे आप नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ उम्मीद करके दे रहे हो तो बना ही नहीं पाओगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 11 आपका कॉम्पिटेंट पार्टी होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब आपने बिना किसी उम्मीद के नेसेसिटी सप्लाई कर दी, मगर एक इंसान कब तक चैरिटी करेगा? एक दिन दो दिन, बार बार नहीं करेगा। इसीलिए उस इंसान का मोटिवेशनल लेवल बनाए रखने के लिए हमारे लॉ मेकर्स ने क्या किया, ये जो आपके मिस्टर श्याम है, जिसको मैं बुला रही हूँ सप्लायर, ये कौन है? हमारे सप्लायर ऑफ नेसेसिटीज, नेसेसरी आइटम्स, राइट? इसको इनको हम क्या करेंगे? कॉम्पनसेट करेंगे, इनको ना हम भरपाई करेंगे। इन्होंने जो भी नेसेसिटी जरूरी चीजें दी हैं इस इनकॉम्पिटेंट पर्सन को, उसके लिए हम मिस्टर श्याम जो है ना, इनको एक राइट देते हैं कि वो माइनर की प्रॉपर्टी में से ना पैसा निकलवा सकता है। अगर इस तरीके का राइट हमने मिस्टर श्याम को दे दिया, तो क्या होगा? बोलो तो क्या होगा? कहीं ना कहीं इनका मोटिवेशनल लेवल बना रहेगा, है ना? फिर ये रोज नेसेसिटी सप्लाई करेंगे। इससे फायदा माइनर का भी होगा कि उसकी जरूरी चीजें जो है उसकी पूर्ति होती रहेगी। देखो, एक माइनर के पास मान लो उसके माँ बाप ने बहुत पैसा छोड़ दिया, मगर बेटा खाना खाते समय पैसा थोड़ी ना खाओगे, you're not going to eat करेंसी, है ना? उसके लिए आपको खाना ही चाहिए, प्रॉपर फूड चाहिए, राइट? रोटी कपड़ा और मकान, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये सारी चीजें आपको चाहिए। इसीलिए अगर आपके माइनर के पास प्रॉपर्टी है, नहीं है, अगर नहीं है प्रॉपर्टी, फिर भी मिस्टर श्याम माइनर को नेसेसिटीज दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो बेटा सिंपल सी बात है, वो चैरिटी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कुछ उम्मीद रख रहे हैं,
तो लॉ कहता है आप चिंता मत करें, आपकी उम्मीदें जरूर पूरी होंगी मिस्टर श्याम, आप नेसेसिटी सप्लाई करिए, आपके पास फिर एक राइट हम देते हैं, दिस इज अ राइट गिवन बाय लॉ। और ये प्रॉपर्टी में से ये एक ऑब्लिगेशन है जो कि डाल दी गई माइनर की प्रॉपर्टी के ऊपर। माइनर के ऊपर माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, माइनर की प्रॉपर्टी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाल दी गई कि उस प्रॉपर्टी में से मिस्टर श्याम आप अपना पूरा पैसा रिकवर कर सकते हैं, वो पैसा जिसने का आपने नेसेसिटीज सप्लाई करी है, वो पूरा अमाउंट अपना आप रिकवर कर सकते हैं। तो वो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर अब मेरा बन जाएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बुलाऊंगी, क्यों? क्योंकि मैम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए तो हम लोगों ने सीखा था ना, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए होती है, कॉम्पिटेंट पार्टीज। आपकी पार्टीज कॉम्पिटेंट होंगी तभी जाकर आपका एक नॉर्मल और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। मगर मैम यहाँ पर माइनर हमारा क्या है, इनकॉम्पिटेंट पार्टी, ही इज एक्चुअली इनकैपेबल, ही और शी व्हाटसोएवर हूसोएवर। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, आप सुनिए मेरी बात, मिस्टर श्याम जो है नेसेसिटीज दी, बदले में इनको कॉम्पनसेशन मिल गया, ठीक है, यानी कि ये एक ऑब्लिगेशन है जो कि माइनर की प्रॉपर्टी के ऊपर इम्पोज कर दी गई, इस प्रॉपर्टी में से श्याम पैसा रिकवर कर सकता है, इवन इवन बाय अप्रोचिंग द कोर्ट। मतलब अगर सीधे सीधे पैसा निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मिस्टर श्याम जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर कर माइनर की प्रॉपर्टी में से पैसा निकलवा सकते हैं, यानी कि माइनर यहाँ पर पर्सनली लायबल नहीं होगा, नॉट पर्सनली लायबल। पर्सनली लायबल होने का मतलब क्या होता है, अगर माइनर मान लो कहीं पर काम कर रहा है, किसी ढाबे पर काम कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट पर काम कर रहा है, अब आप कहोगे मैम अगर उसके नाम की प्रॉपर्टी है तो वो ऐसे काम क्यों कर रहा है? बाबा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी आप हर समय कैश तो नहीं निकलवा सकते हैं ना, समझ रहे हैं? तो मान लीजिए अगर आपका माइनर कहीं पर भी जॉब कर भी रहा है, किसी ढाबे पर या मान लो किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, तो वो माइनर काम कर कर पैसा कमा रहा है ना? वो माइनर काम कर कर क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है। 15 साल का एक लड़का है, वो माइनर है, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, वो उसका हार्ड अर्नड मनी है, समझ रहे हैं? उस पैसे में से मिस्टर श्याम जो है वो अपना नेसेसिटीज जो उन्होंने सप्लाई करी है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। माइनर खुद जाकर अगर कैश में चीजें परचेज कर कर आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी मिस्टर श्याम अपनी तरफ से नेसेसिटीज दे चुके हैं माइनर को, तो वो रिकवर कर सकते हैं कहां से, माइनर की प्रॉपर्टी में से। माइनर विल नेवर बी पर्सनली लायबल, याद रखिएगा। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो मैम हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर इनकॉम्पिटेंट पार्टीज हैं। प्लस ये आप लोगों का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि मैम ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पार्टीज ना, मतलब शायद से देखो कई बार होता है ना, माइनर को इतना पता भी नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी लाइबल है या वो पर्सनली लाइबल है, क्या है। तो आपके माइनर को कुछ नहीं पता यहाँ पर स्टिल माइनर की प्रॉपर्टी जो है वो लाइबल है। मिस्टर श्याम जो हमारे सप्लायर है ऑफ द नेसेसिटी, इनको कॉम्पनसेट करने के लिए, सो इट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन द माइनर्स प्रॉपर्टी एंड मिस्टर श्याम विल गेट द राइट टू रिकवर द मनी आउट ऑफ इट। मिस्टर श्याम विल गेट द राइट टू रिकवर मनी आउट ऑफ इट। गेटिंग माई पॉइंट? ये आप लोगों का क्या बन जाता है, लाइक का कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नाउ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनो, मैं आप लोगों के सामने एक बार रीड कर रही हूँ ये लाइन, ठीक है? उसके बाद मैं अपनी बुक ओपन करूंगी और उस बुक के अंदर भी ये टॉपिक हम रीड करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट अपने सेक्शन पर चलेंगे। राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ द नेसेसरीज सप्लाइड, राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ नेसेसरीज सप्लाइड। यहाँ पर आपके सप्लायर कौन थे, श्याम। और ये नेसेसरीज आप लोगों ने किसको प्रोवाइड करी है, अगर तो आपने ये प्रोवाइड करी है इनकॉम्पिटेंट पार्टीज को या फिर उनके डिपेंडेंट्स को। जैसे मानो ये 15 साल का था माइनर हमारा, और इसकी एक छोटी बहन भी है 9 साल की, इन दोनों को नेसेसिटी सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर श्याम। तो लॉ मेकर्स कहते हैं कि अगर इनके नाम से कोई प्रॉपर्टी है वहां से मिस्टर श्याम अपना पैसा क्लेम कर पाएंगे। देखो अगर दे देंगे इनको हम पैसा, है ना, इनको कॉम्पनसेट कर देंगे तो इनका मोटिवेशन लेवल भी बना रहेगा,
और इनकी तरफ से नेसेसिटीज की सप्लाई जारी रहेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे इनकॉम्पिटेंट पार्टीज का भी फायदा हो जाएगा। इसीलिए सेक्शन 68 के हिसाब से इन दोनों के बीच में अब बन चुका है क्या, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? एक बारी जस्ट जो मैंने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं ना, जस्ट एक बारी उसमें से रीड कर लेते हैं, अब समझने वाला तो कोई टेंशन नहीं है। ICA नोट्स में जाकर आप लोगों का है ये देखिए, काइंड्स ऑफ क्वासीज कॉन्ट्रैक्ट, ये काइंड्स हैं आपके सर्कमस्टांसेस हैं। राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ द नेसेसरीज सप्लाइड, सेक्शन नंबर 68। गाइज आपके सीए फाउंडेशन, सीएस के अंदर, सीएस का जो हमारा फाउंडेशन लेवल है, सीएमए का जो हमारा फाउंडेशन लेवल है, सभी में ये क्वेश्चंस आप लोगों का n नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है। सो ये आप लोगों का एक्चुअल में जो लेक्चर है ना, आप लोगों का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। Right to recover the price of the necessary supplied, section 68. The person who has supplied the necessaries to a person who is incapable of contracting, or anyone whom such incapable person is legally bound to support, is entitled to claim their price from the property of such incapable person. ठीक है, अगर आपने किसी भी इनकैपेबल पर्सन, इनकैपेबल यानी कि इनकॉम्पिटेंट पर्सन को, इनकैपेबल पर्सन प्लस उनके डिपेंडेंट्स को अगर आप लोगों ने क्या दिया है, बोलो तो नेसेसिटी सप्लाई करी है, तो सेक्शन 68 के हिसाब से आप, अगर उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, वहां से आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ यू। अब देखो, ये आई मेरे पास सबसे पहली सिचुएशन, सेक्शन नंबर 68, राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ द नेसेसरीज सप्लाई, राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ द नेसेसरीज सप्लाई। अब नेक्स्ट आती है सिचुएशन मेरे पास, सुनिए तो, कौन सी, सेक्शन नंबर 69, राइट टू रिकवर द मनी विच इज पेड फॉर अनदर पर्सन, राइट टू रिकवर द मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। ये इसके ऊपर भी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद सेक्शन 69 के ऊपर एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर हम इसको रीड कर लेंगे एक बारी से। मान लीजिए हमारे पास एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, लैंडलॉर्ड है जिनके पास 3 फ्लोर्स का अपना खुद का घर बना हुआ है, 3 फ्लोर्स बिल्डिंग का प्रॉपर इनका अपना घर बना हुआ है, और उसके 3rd फ्लोर पर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर तो लैंडलॉर्ड खुद रहता है, ठीक है, 3rd फ्लोर पर ना इन्होंने टेनेंट रखा हुआ है, मतलब अपना घर जो है वो किराए पर दिया हुआ है। ओके, सो लैंडलॉर्ड ने अपना घर किराए पर दिया हुआ है, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है। ओके फाइन, बस ये एक सिचुएशन है हमारे पास। अब देखो हुआ क्या, ये जो हमारे लैंडलॉर्ड है ना, इसने काफी टाइम से ना हाउस टैक्स पे नहीं किया था, अपना ये जो घर है इसका टैक्स इन्होंने पे नहीं किया था। अब जो टैक्स की अथॉरिटीज हैं, यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है ना, वो बहुत बार इस लैंडलॉर्ड को ना रिमाइंडर्स दे चुकी थी, बार बार इनको याद दिला चुकी थी, बार बार लेटर लिखती थी कि सर आप अपना टैक्स क्यों नहीं पे कर देते, अपना टैक्स पे करिए, अपना टैक्स पे करिए। इस तरीके से ना काफी जो है मिस्टर लैंडलॉर्ड जो है ना हमारे, इनको बोला गया कि प्लीज अपना टैक्स पे करिए। अब क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने ना अब की बारी क्या किया, लास्ट रिमाइंडर इशू किया। और मानो वो लास्ट रिमाइंडर कब इश्यू किया, 25 ऑफ सितंबर को, ये बोलकर कि 30 सितंबर तक अगर आपने अपने इस हाउस की, अगर आपने अपने इस मकान का हाउस टैक्स पे नहीं किया, मतलब रिमाइंडर्स काफी टाइम से चल रहे थे, ये मत सोचेगा कि मैम क्या 5 ही दिन मिल रहे हैं टैक्स पे करने के लिए, अरे बाबा रिमाइंडर्स तो इतने टाइम से मिल रहे हैं ना, तब क्यों सो रहे थे, काम करिए ना, फिर करिए इसके ऊपर फिर काम जो भी आपको करना है। तो अभी जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने क्या किया, अपनी तरफ से नोटिस इशू कर दिया कि हाउस टैक्स पे करिए, अगर आपने हाउस टैक्स अपना पे नहीं किया, टाइमली पे नहीं किया ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके इस घर को सीज कर लेगा, सीज कर देगा।
ठीक है। और फिर जाकर गवर्नमेंट के चक्कर लगाना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाना, उसके बाद जाकर कहीं आपका जो हाउस है हम उसको रिलीज करेंगे। यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है वो क्या कर लेंगी, इस घर के ऊपर कब्जा कर लेंगी, इसके ऊपर ताला लगा देंगी, इसको बंद कर देंगी। फिर रह लीजिएगा जितना आपको रहना है, मतलब दिल पर मत लीजिए, बिकॉज ठीक है, ये एक तरीके का रिमाइंडर दिया गया इनकम टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अब क्या हुआ सुनो तो, ये जो नोटिस है ना, ये नोटिस बेटा किसके हाथ लग गया, टेनेंट के हाथ लग गया। एक्चुअल में क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड है ना वो घूमने गया हुआ था, अभी वो घूमने गया हुआ था। अब इस टेनेंट ने जो है लैंडलॉर्ड को अप्रोच भी किया, फोन घुमाया कि सर आप कहाँ पर हो, कब तक आओगे, क्या हिसाब किताब है। लैंडलॉर्ड ने फोन नहीं उठाया। अच्छा, कहीं से पता लगा कि लैंडलॉर्ड जो है ना वो एक हफ्ते के लिए अपनी फैमिली के साथ जो है घूमने गया हुआ है। अब टेनेंट जो है वो बड़ा परेशान हो गया कि जब तक लैंडलॉर्ड आएगा, है ना, कब वो आएगा, कब आकर वो हाउस टैक्स पे करेगा, कब आकर सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करेगा, ऐसे कैसे चलेगा। उससे पहले तो 30 सितंबर आ जाएगी। और अगर इस घर के ऊपर आपकी गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर कब्जा कर लिया, तो टेनेंट भी तो कहीं ना कहीं सफर होगा ना, टेनेंट भी तो सफर होगा, इसको भी घर खाली करना पड़ेगा। तो टेनेंट ने क्या किया, खुद से जाकर ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर सारा हाउस टैक्स पे कर दिया। हाउस टैक्स पेड। यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने कोई ऑफर नहीं दिया था कि आप मेरे बिहाफ पर ये काम करिए। टेनेंट ने अपनी तरफ से कोई एक्सेप्टेंस भी नहीं दी थी, ना ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है, समझ रहे हैं। मगर अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर टेनेंट ने यहाँ पर ये हाउस टैक्स पे कर दिया, तो ये हाउस टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टेनेंट की तो नहीं थी ना, ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये जिम्मेदारी थी लैंडलॉर्ड की। इनको पे करना चाहिए था। क्योंकि इन्होंने पे नहीं किया टाइमली, तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं टेनेंट को भी भुगतना पड़ता, हो सकता है इनको भी घर एकदम से खाली करना पड़ता। इसीलिए टेनेंट ने क्या किया, खुद से जाकर हाउस टैक्स पे कर दिया। और जब लैंडलॉर्ड वापस आया तो उनसे क्या बोला कि मुझे हाउस टैक्स का पैसा दे दीजिए जो मैंने आपके बिहाफ पे भर दिया है, ऑन योर बिहाफ। तो लैंडलॉर्ड कहता है मैंने कहा था, डिड आई टोल्ड यू टू मेक द पेमेंट? नो, मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप पेमेंट करो। फिर आपने पेमेंट क्यों करी? भाई मैंने आपसे नहीं कहा था कि पेमेंट करो, आपने क्यों करी? अब कर दी तो मेरे पास मत आओ, आई एम नॉट गोइंग टू पे इवन अ सिंगल पेनी। आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर लैंडलॉर्ड ठीक कर रहे हैं? भाई माना, ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, कंसेंसस एड एडिम नहीं, फ्री कंसेंट नहीं, मान लिया, सब कुछ मान लिया। मगर आपको नहीं लगता कि टेनेंट ने ये जो कुछ भी कदम उठाया, ये जो कुछ भी कदम उठाया उससे फायदा किसका हो रहा है, लैंडलॉर्ड का। और कहीं ना कहीं अगर ये कदम टेनेंट ना उठाता तो नुकसान किसका हो जाता, टेनेंट का। फायदा किसका हो रहा है, लैंडलॉर्ड का। मगर नुकसान किसका हो जाता, मतलब अगर टैक्स पे नहीं करते तो लैंडलॉर्ड का तो चलो नुकसान होता ही होता, मगर बेटा उसकी तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी है ना, वो टैक्स पे करेगा फिर एंट्री कर लेगा। लेकिन टेनेंट बेचारा कहाँ जाएगा बार बार, हाउ इज गोइंग टू मैनेज। तो टेनेंट ने भी ये सारे काम क्यों करे, क्योंकि उस पर भी बात आ रही थी कहीं ना कहीं, वो भी बेघर हो जाता। तो उसने लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे बच्चे पूरा टैक्स पे कर दिया। अब लैंडलॉर्ड ने पैसा देने से मना कर दिया। क्या बोला, मैंने तुम्हें कोई ऑफर थोड़ी ना दिया था, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना बना था बॉस, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, मान लिया। मगर बन चुका है क्या, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एंड अकॉर्डिंगली आई हैव गॉट द राइट, टेनेंट के पास राइट है टू रिकवर द मनी विच इज पेड फॉर अनदर पर्सन। अनदर पर्सन कौन, लैंडलॉर्ड। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। इसको अब मैं यूनिलेटरल क्यों बुलाती हूँ, क्योंकि बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही कब है, जब हाउस टैक्स पे हो गया, उसके बाद जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना। और इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड अब क्या करेगा, ये सारा हाउस टैक्स टेनेंट को वापस करेगा, तब जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस दी जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस दी जाती हैं, जो सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस अगर कभी भी आ जाए तो वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, चाहे आप चाहो तब भी, ना चाहो तब भी। आइए जरा इस पॉइंट को भी कवर कर ले, बहुत इजी सा था। सबसे पहला, ये काइंड्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, जिनके अंदर लॉ ने एक पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन इम्पोज कर दी है। यहाँ पर कोई प्रॉमिस नहीं किया गया था कि ऑफर एक्सेप्टेंस मिला तो जी प्रॉमिस हो गया, नहीं, यहाँ पर ऑब्लिगेशन है जो कि क्रिएट करी गई है।
Now, right to recover the price of the necessaries supplied. Section 68. Next, right to recover the money which is paid for another person. I'm just gonna read it. बाकी मैं समझा चुकी हूँ. ठीक है. A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay. A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay. कौन थे वो another जिनके ऊपर ये बाउंडेशन थी to make the payment? Landlord, है ना? Who thereof pays it is entitled to reimbursed by the other. Obviously अगर टेनेंट ने पेमेंट कर दिया है लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे तो अब रीएम्बर्समेंट होगा, वापस मिलेगा सारा पैसा लैंडलॉर्ड की तरफ से, चाहे से लैंडलॉर्ड चाहे या फिर ना चाहे. अगर लैंडलॉर्ड ने पैसा वापस नहीं किया तो टेनेंट के पास पूरा राइट है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर सकता है और क्या क्लेम कर सकता है? डैमेजेस. नाउ नेक्स्ट आती है कहानी मेरे पास क्या? राइट टू रिकवर फॉर द नॉन ग्रेटाशियस एक्ट, सेक्शन नंबर 70. आइए जरा देखें तो सबसे पहला क्या था? रीड करिए हाँ मेरे साथ. राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ द नेसेसरीज सप्लाइड. दूसरा, राइट टू रिकवर द मनी विच इज पेड फॉर अनदर पर्सन. तीसरा, राइट टू रिकवर फॉर द नॉन ग्रेटाशियस एक्ट. मतलब एक ऐसा एक्ट जो अगर आप करोगे तो चार्जेस लेकर करोगे, विदाउट चार्जेस नहीं करोगे. समझ रहे? नॉन ग्रेटाशियस एक्ट का मतलब है विद चार्जेस. बताती हूँ इसके बारे में. एग्जाम्पल करते हैं एक से. मान लीजिए आपकी नीति मैम जो है एक होलसेलर है. राइट. एक्चुअली अ मैन्युफैक्चरर. आई एम अ मैन्युफैक्चरर एंड अ होलसेलर. ठीक है. मैं क्या बनाती हूँ? मैं ना वॉचेस बनाती हूँ. मैं क्या बनाती हूँ अपनी तरफ से? वॉचेस फॉर्म करती हूँ. सिंपल है. अब क्या हुआ, मेरे दो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुए थे. एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा फॉर्म हुआ था मिस्टर वरुण धवन के साथ. मिस्टर वरुण कौन है? एक्टर. अरे अभी फिल्में थोड़ी ना चल रही है, इन्होंने अपनी शॉप ओपन कर ली है. अभी अब मैं मानकर चल रही हूँ कि ये है हमारे रिटेलर जो कि शॉप, जिनकी अपनी खुद की शॉप है और ये वॉचेस में डील करते हैं. ये वॉचेस बेचते हैं कस्टमर्स को. ठीक है. अच्छा, अब ऐसा कोई एक तो सेलर होता नहीं है, एक तो रिटेलर होता नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं. तो एक मार्केट में मिस्टर वरुण है जिनको मैं क्या सप्लाई करवाती हूँ? वॉचेस देती हूँ और ये वही वॉचेस आगे कस्टमर्स को सेल करते हैं. और मैंने दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था मिस्टर मैडी के साथ. माधवन, माय फेवरेट हीरो, आर माधवन. ठीक है. अभी मैंने इनके साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था. अच्छा, अभी अकॉर्डिंगली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, मिस्टर मैडी को मैंने जितनी कितनी वॉचेस सप्लाई करनी थी? 200 वॉचेस. ठीक है. और मिस्टर वरुण को मैंने कितनी वॉचेस सप्लाई करनी थी? 120 के अप्रॉक्स. इन दोनों के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया जिसके अकॉर्डिंगली मैं वॉचेस दूंगी और ये बदले में उसका प्राइस मुझे पे करेंगे. यानी कि मैं फ्री में नहीं दे रही हूँ. मैं ग्रेटाशियस एक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं नॉन ग्रेटाशियस एक्ट कर रही हूँ. नॉन ग्रेटाशियस एक्ट का मतलब क्या होता है? एन एक्ट विद चार्जेस, जिसमें आप पैसा चार्ज करते हो, बदले में कुछ ना कुछ आप जरूर लेते हो. पैसा चार्ज करते हो, बदले में कुछ ना कुछ जरूर लेते हो. तो अगर मैं इनको 120 वॉचेस दे रही हूँ तो बदले में मैं डेफिनेटली इन वॉचेस का प्राइस इनसे ले रही होंगी. इन द सेम वे अगर मैं मिस्टर मैडी को 200 वॉचेस दे रही हूँ तो बदले में मिस्टर मैडी से मैं क्या ले रही होंगी? बताओ जरा. प्राइस. अब ये दोनों मैंने पैकेट्स ना प्रिपेयर कर लिए. एक बॉक्स था, एक पैकेट जिसके अंदर 120 वॉचेस और एक बॉक्स, एक पैकेट था जिसके अंदर 200 वॉचेस. अब सुनो मेरी बात. हुआ क्या? सबसे पहले मैं वरुण धवन के पास गई और जब मैं इनके पास गई ना तो मैंने अपनी तरफ से एक पैकेट इनको दे दिया. अच्छा, मिस्टर वरुण धवन जो है ना वो हमारे पुराने क्लाइंट हैं तो इनको पता है कि मेरे वॉचेस की क्वालिटी क्या होती है, डिजाइन क्या है. डिजाइन तो मैंने फोन पर ही दिखा दिए थे कई, है ना. पूरी प्रॉपर पैकिंग हो रखी है. मैंने कहा क्या पैकिंग ओपन करोगे, तुम्हें पता ही है कि मैं कैसे डिजाइन और क्वालिटीज आप लोगों को दिखा देती हूँ. क्वालिटी देखी हुई है वरुण ने क्योंकि हमारे पुराने क्लाइंट है और डिजाइन मैंने फोन पर दिखा दिए थे. तो जो पैकेट मैंने मिस्टर वरुण को दिया ना वो पैकेट मिस्टर वरुण ने ओपन नहीं किया. उन्होंने कहा मैम बाद में ओपन कर लेंगे, ऐसी क्या बात है, हमारी तो रोज की डीलिंग होती है. मैंने कहा हाँ बाबा सही बात है. अब मिस्टर वरुण धवन ने मुझे प्राइस भी पे कर दिया. कितनी वॉचेस का? 120 वॉचेस का प्राइस पे कर दिया. चाय नाश्ता पानी किया मैंने भी इनके साथ और फिर उसके बाद मैं वापस
निकल आई, दुकान से बाहर आ गई, शॉप से बाहर आ गई, और मैं गई अब किसके पास, मिस्टर मैडी के पास। ठीक है, मिस्टर मैडी के पास गई थी, किस लिए गई थी मैं, ये 200 वॉचेस डिलीवर करने के लिए। जब मैं इनके पास गई और जाकर मैंने इनको वो पैकेट दिया ना, तो पैकेट देते समय मिस्टर मैडी ने क्या बोला कि चलो मैम आप लाए हो तो मैं हाथ की हाथ ना इन वॉचेस को डिस्प्ले में लगा देता हूँ, अपनी शॉप में लगा देता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप कर लो आराम से, टेक योर टाइम। ठीक है, टेक योर टाइम। तब तक मैडी जो थे कि चलिए मैम आपके लिए कुछ स्नैक्स अरेंज करते हैं, बातें भी कर लेंगे और काम भी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, नो इश्यूज एट ऑल। अब जब मिस्टर मैगी ने पैकेट को ओपन किया तो पता चला कि मैंने इनको 150 वॉचेस वाला पैकेट दिया है। अब जैसे ही मिस्टर मैडी ने मुझे ये बात बताई, मेरे माइंड में एकदम क्लिक करा, यानी कि वरुण धवन जो है ना, सॉरी 120, वरुण धवन जो है उनको कौन सा वाला पैकेट डिलीवर हो गया, 200 वॉचेस वाला। अब मैंने कहा ओहो, ये गलती से ना पैकेट्स हमारे मिक्स हो गए। अब वरुण वाला जो पैकेट था वो मैं मिस्टर मैडी के लिए ले आई, और मिस्टर मैडी मैडी का जो पैकेट जो मैंने इनके लिए प्रिपेयर किया था वो मिस्टर वरुण को दे दिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बात बात कर ली एंड देन उसके बाद मैं मिस्टर वरुण के पास वापस गई, और मैंने जाकर इनको क्या बोला कि सर ऐसा है, मैंने आपको गलती से ना 200 वॉचेस डिलीवर कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितने का बना था, 120 वॉचेस का, और मैंने गलती से आपको डिलीवर कितनी कर दी है, 200 वॉचेस, यानी कि मैं आपको 80 वॉचेस एक्स्ट्रा दे दी है। आप प्लीज जरा उनको रिटर्न कर दें। अब मिस्टर वरुण ने क्या बोला, मिस्टर वरुण ने बोला मैम, जब मैं एक्चुअली गई ना, इन्होंने वो सारी वॉचेस तब तक डिस्प्ले पे लगा चुके थे, और उन 80 वॉचेस में से काफी वॉचेस बिक भी गई थी। हाँ जी, भाई काफी अच्छी मार्केट में है इनकी शॉप, और काफी इनकी डिमांड भी है इनके यहाँ पर, तो काफी वॉचेस बिक भी गई थी। अब जब मैं मिस्टर वरुण के पास गई तो मिस्टर वरुण मुझे क्या कहते हैं, मैम मैं तो पेमेंट आपको 120 वॉचेस की ही करूंगा, मैं नहीं देने वाला आपको 80 वॉचेस का अमाउंट। तो मैंने कहा सर आप ऐसे कैसे नहीं दोगे, या तो आप मुझे वो 80 वॉचेस पूरी की पूरी वापस करिए, या फिर इस 80 वॉचेस के बदले में मुझे प्राइस पे करिए। तो वरुण मुझे क्या कहते हैं, मैम हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बना था, क्या मैडम आपने मुझे ऑफर दिया था, नहीं, क्या एक्सेप्टेंस दिया मैंने, नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, so why should I give you, you know, price for those 80 watches? मैंने कहा भाई मान लिया कि मेरा वरुण आपके साथ 120 वॉचेस का कॉन्ट्रैक्ट बना, 120 वॉचेस के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 मेरा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना था मिस्टर वरुण के साथ, जिसकी वो पेमेंट मुझे कर चुके हैं। लेकिन जो बची हुई 80 वॉचेस हैं वो भी तो कहीं ना कहीं आपने इस्तेमाल कर ली, आप मुझे वापस नहीं कर रहे हो। तो माना यहाँ पर मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेंट, फ्री कंसेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें जो एसेंशियल्स हैं ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मान लिया बॉस। लेकिन दूसरे टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसका नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। आपने, अगर मैंने गलती करी कि मैंने आपको 200 वॉचेस डिलीवर कर दी, तो आपने भी तो गलती करी, वो 200 की 200 वॉचेस आपने एक्सेप्ट कर ली, और एक्सेप्ट करने के बाद अब आप यूज भी कर रहे हो, और आप चाहते हो कि अब आप पेमेंट नहीं करोगे। बाबा मैंने आपको गिफ्ट नहीं किया है, ओके, ठीक है, मान लिया एज एन एक्टर आप मुझे बड़े पसंद है मिस्टर वरुण, ठीक है, लेकिन मैंने आपको गिफ्ट नहीं किया है बॉस, हम बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर। मैं अगर इस तरीके से अपनी गलती की, हर गलती की ऐसे भरपाई करने लग गई तो हो गया काम। मैंने गलती करी है मान लिया, आपसे भी तो गलती हुई है। आपने जब पैकेट ओपन किया तो आपको पहले ही वो 80 वॉचेस अलग कर देनी चाहिए थी, और 120 वॉचेस अपनी शॉप पर लगानी चाहिए थी, सजानी चाहिए थी। मगर आपने क्या किया, पूरी 200 वॉचेस यूज कर ली, तो अब आपको बैलेंस 80 वॉचेस का भी पैसा मुझको देना पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है मिस्टर वरुण, जो कि इम्पोज कर दी गई है बाय द लॉ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा राइट टू रिकवर फॉर द नॉन ग्रेटेशियस एक्ट, राइट टू रिकवर फॉर द नॉन ग्रेटेशियस एक्ट। क्योंकि अगर मैं किसी और को भी बेचूंगी ये 80 वॉचेस, जैसे मैं मिस्टर मैडी को बेच रही थी, तो क्या मैं उनको फ्री में दे रही थी, नहीं ना, मैं ये सारे काम कर रही हूँ विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। सो इट इज एक्चुअली व्हाट, अ नॉन ग्रेटेशियस एक्ट। क्लियर है इतनी बात एवरीवन? नाउ लिसन प्लीज, हाँ, ओके, सेक्शन 68, 69 एंड 70, ये तीनों सेक्शंस हमारे हो चुके हैं। राइट टू रिकवर द प्राइस फॉर द नेसेसरी सप्लाइड
Point number 2, right to recover the money which is paid for another person. Point number 3, section number 70, right to recover for the non gratuitous act. पॉइंट नंबर 4 यानी कि सेक्शन नंबर 71, अगर आप लोगों को ये सेक्शंस याद नहीं होते हैं तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पता है क्या करिएगा, एक पूरा स्लॉट लिख दीजिएगा कि सेक्शन 68 से लेकर 72 तक आपके कवर्ड होते हैं। क्या बताइए जरा, क्या कवर्ड होते हैं? टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यू गाइस डोंट हैव टू मेंशन पर्टिकुलरली कि अच्छा इसका 70 है 60 है, अगर याद रह जाता है तो भाई क्या बात है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन अगर याद नहीं हो पाता है तो आप एटलीस्ट एक पूरा स्लॉट लिख देंगे ना 68 से लेकर 72 तक, सो दैट इज गोइंग टू गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर कि चलो ओके स्टूडेंट को इतना तो पता है, इतना बेवकूफ वो नहीं है, राइट। बाकी अगर आप सेक्शंस लिखेंगे तो क्या बात हो जाएगी, फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। सो 68 69 70 हो गया। 71 टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, सेक्शन नंबर 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स, देखो सिंपल सी बात है, मानो मैं लेक्चर देने के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई, ठीक है, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई और वहां पर जाकर मैं अपना लेक्चर डिलीवर करने लग गई। अब जब मैं वहां पर गई तो बहुत सारे बच्चे थे, मानकर चल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 150 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब मैं गई स्टेज पर, मैंने पढ़ाया, हमारा पूरा प्रॉपर लेक्चर अच्छे से हो गया, पूरा 2 घंटा हमारा बीत गया। उसके बाद जब मैं वहां से निकली ना, तो निकलते समय अपना मोबाइल फोन मैं वहीं भूल गई। वैसे तो आज की डेट में इंसान खाना खाना भूल सकता है, ठीक है, रिश्तेदारी भूल सकता है, लेकिन अपना मोबाइल फोन नहीं भूल सकता। यही हो गया ना, आजकल हम लोग स्लेव्स बन गए हैं इन गैजेट्स के, इन मोबाइल फोन्स के, इंटरनेट के, इन सब चीजों के। पर ठीक है, अगर आप इनका सही यूटिलाइजेशन करते हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर गलत यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो फिर चिंता की बात है। अब सुनिए, यहाँ पर हुआ क्या, बात कर चल रहे हैं कि आपकी नीति मैम जो है उन्होंने क्या किया, वो मोबाइल फोन कोचिंग इंस्टीट्यूट में भूल गई। अब बच्चे मैं भूल तो गई, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, स्टूडेंट था मेरा साम्याक, इसके पास ये मेरा मोबाइल फोन आ गया। इसने देखा, इसने देखा कि नीति मैम अपना मोबाइल फोन जो है भूल गई हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि साम्याक की ड्यूटी बनती है कि मेरा मोबाइल फोन मुझे वापस करे? ही इज फाइंडर ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर अभी मैं बात कर रही हूँ, इज द फाइंडर ऑफ गुड्स ना। तो इनकी ड्यूटी बनती है कि ये मेरा मोबाइल फोन जो इनके हाथ लग गया, अब ये मोबाइल फोन वापस मुझे करें। क्या मुझे सामने आके ऐसा कुछ बोलने वाले हैं, मैम जिसको पाया उसका हो गया? मैं कहूंगी वाह क्या बात है, तलवार निकाल लूं? तुम्हारा कैसे हो जाएगा, ये मोबाइल फोन मेरा है बेटा, तो मेरा ही रहेगा फॉर श्योर, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब मैंने साम्या को बोला, मुझे मानो अगर मुझे पता नहीं लगा तब तो अलग बात है, तब अलग बात है, लेकिन अगर मुझे पता लग गया कि मेरा मोबाइल फोन जो है वो किसके हाथ लग गया है, साम्याक के हाथ, तो मैं लीगली साम्याक से, अगर साम्याक अपने आप से अपनी मर्जी से मुझे ये दे देगा, साम्याक मुझे मैसेज करके बताना, हाँ मेरा मोबाइल फोन वापस करोगे या नहीं, अगर साम्याक ने मुझे मेरा मोबाइल फोन ये वापस कर दिया देन वेल एंड गुड, नहीं किया ना, देन आई हैव गॉट अ कंप्लीट राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम। मैं इनको कोर्ट ले जा सकती हूँ और कोर्ट्स के थ्रू इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती हूँ, इनको कंपेल कर सकती हूँ कि ये मेरा मोबाइल फोन मुझको वापस करे। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, ठीक है। अब साम्याक ने, मानो हम कोर्ट चले गए, तो साम्याक वहां पर जाकर पता है कोर्ट में क्या कहता है, केस फाइल कर दिया आपकी नीति मैम ने, केस का नाम है नीति वर्सेस साम्याक। अब जब मैंने केस फाइल किया ना, तो साम्याक से भी पूछा गया कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो साम्याक कहता है हाँ बाबा मान लिया ये मोबाइल फोन मेरे पास है, मगर मैं क्यों दूं, नीति मैम ने मुझे कोई ऑफर दिया नहीं, साम्याक यानी कि मैंने क्या कोई एक्सेप्टेंस दी है, नहीं, तो जब ये ऐसा कुछ है ही नहीं तो यानी कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कोर्ट मेरा ये बात कहेगा, माना कि आप दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मगर आप दोनों के बीच में बन चुका है लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एंड अकॉर्डिंगली साम्याक ये आपकी ड्यूटी बनती है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि ये मोबाइल फोन आप नीति मैम को वापस करें। दिस इज योर ड्यूटी साम्यक, एंड आप इससे बचकर नहीं निकल सकते हो, चाहे से आप मानो या फिर ना।
अच्छा हाँ, वैसे देखो, फाइंडर ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग एक चीज और कहूंगी। इसकी जो आपकी सारी बातें हैं ना, इनके बारे में ना हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे चलकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट के टॉपिक के अंदर। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अभी तो देखो फाउंडेशन लेवल पर आप लोगों के पास 74 75 सेक्शंस है, राइट। इसके बाद के जितने भी सेक्शंस हैं वो आपका इंटरमीडिएट लेवल पर आएंगे। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आएगा जिसके अंदर ये टॉपिक आएगा आपका फाइंडर ऑफ गुड्स। वहां पर मैं आप लोगों को और इन डिटेल ये सारी चीजें करवाने वाली हूँ कि अगर देखो, अगर ये तो अभी मोबाइल फोन है, चलो समझ में आता है। अगर इसी की जगह पर कोई पेरिशेबल गुड्स होते, तब अगर पेरिशेबल गुड्स होते तो साम्याक के पास राइट है कि वो चाहे तो इनको किसी और को सेल कर सकता है, और वो सेल भी आपकी क्या मानी जाएगी, वैलिड सेल। दिस टॉपिक आई हैव कवर्ड इन द चैप्टर कॉल्ड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल बाय नॉन ओनर्स। याद आया आप सबको? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई ऑफर नहीं दिया, साम्याक ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी, मगर फिर भी साम्याक के ऊपर एक ऑब्लिगेशन कानून ने, सर्कमस्टांसेस ने इम्पोज कर दी है, एंड अकॉर्डिंगली साम्याक इज सपोज टू यू नो डिलीवर दिस मोबाइल फोन टू मी। उनको ये मोबाइल फोन मुझको देना पड़ेगा, मुझे वापस करना पड़ेगा, ये अपने पास रख नहीं सकते। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो कानूनन सेक्शन नंबर 73 के हिसाब से I have got the complete right to file a suit against Samyak and also to claim for the damages. Clear है everyone? So यानी कि अब आप समझ रहे हो टाइप्स ऑफ quasi कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। आपके वो सर्कमस्टांसेस हैं, ये वो सिचुएशंस हैं जिनके अंदर लॉ के द्वारा ना ऑब्लिगेशंस इंपोज कर दी गई है, कानून के द्वारा क्या कर दिया गया, ऑब्लिगेशंस इंपोज कर दी गई है ऑन वन पर्टिकुलर पर्सन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरा मोबाइल फोन मुझे वापस कर रहे हैं, सुनो तो क्या मुझे बदले में साम्या को कुछ भी देने की जरूरत है? बोलो तो। क्या मैं अब इस मोबाइल फोन का मतलब जो अमाउंट है वो साम्या को दूंगी क्या जाकर? एम आई गोइंग टू मेक द पेमेंट? नो बाबा, मैं ऑलरेडी शॉपकीपर को पैसा भर चुकी हूँ, मैं साम्या को पेमेंट थोड़ी ना करूंगी। मैं साम्या को अगर बदले में कुछ दूंगी तो वो क्या दूंगी, थैंक यू, दैट्स इट। और कई जो रूड लोग होते हैं वो भी नहीं करते हैं, वो थैंक यू भी नहीं बोलते। पता नहीं थैंक यू बोलने में भी उनको ऐसा लगता है नहीं यार हमारा लेवल डाउन हो गया। सो इट्स नॉट लाइक दैट ना, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब कहने का क्या मतलब है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि if I'll be getting a mobile phone, if I'll be getting my mobile phone from Samyak, I am not supposed to make any payment to him। मैं कोई पेमेंट नहीं करूंगी, मैं कंसिडरेशन में कुछ नहीं देने वाली हूँ, फिर भी साम्या को मेरा मोबाइल फोन मुझको लौटाना पड़ेगा, बच के नहीं निकल पाएंगे। ठीक है साम्या? अब देखिए ये क्या है हम लोगों का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन नंबर 72, right to recover from a person to whom the money is paid or thing is delivered by mistake or under coercion। by mistake मतलब जब आप लोगों का वो मिस्टेक का सेक्शन एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 20 21 22 याद है, जो मैंने आपको फ्री कंसेंट के टॉपिक में करवाया था। और कोअर्जन जो है आप लोगों का, कोअर्जन का टॉपिक जो है आपका कवर्ड होता है सेक्शन नंबर 15 के अंदर। जैसे आपको याद होगा मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कोअर्शन का, अभी शॉर्ट में दोबारा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कोई मिस्टर कारण है, ठीक है, मिस्टर कारण की ना बाइक मुझे बहुत पसंद आ गई, मुझे इनकी बाइक इतनी ज्यादा पसंद आ गई, इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि मतलब मैंने लिटरली कारण को डराया, धमकाया, और मैंने क्या किया, इनकी बाइक जो है ना वो इनसे लिटरली छीन ली, और बदले में मैंने इनको क्या किया, 1000 रुपीज दे दिए मान लो। ठीक है, रख लो, कीप इट अ चेंज, कीप इट अ टोकन ऑफ मनी फ्रॉम, टोकन ऑफ मनी फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं देने वाली हूँ। बाइक की जो वैल्यू है वो है 95,000 की, और मैं इनको जो अमाउंट पे कर रही हूँ वो कितना, 1000 रुपए। अब ये मिस्टर करण ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी बाइक मुझे दे रहे हैं? क्योंकि आपकी नीति मैम ने कोअर्जन का इस्तेमाल किया है। कोअर्जन मतलब डराना, धमकाना, है ना। यानी कि मैं वो पार्टी हूं जिसने कोअर्जन का इस्तेमाल किया, और कारण वो पार्टी है जिनके ऊपर कोअर्जन का इस्तेमाल किया गया। अब देखो सेक्शन 15 हम लोगों ने कवर किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, वहां पर भी मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी
कि ये जो आपकी अग्रीव्ड पार्टी है, बेचारी पार्टी है, जिसके साथ बहुत गलत हुआ है ना, सफर्ड पार्टी है, ये पार्टी अगर चाहे ना तो मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जा सकती है, शिकायत कर सकती है, और अगर प्रूफ्स एंड एविडेंसेस दे दिए तो करण जो है वो केस जीत जाएगा। और अगर करण केस जीत गए तो लॉ मेकर्स करण को ये राइट देंगे। किस तरीके का राइट देंगे? कि वो चाहे तो ये बाइक रख ले, यानी कि बाइक रखने का मतलब क्या है, नीति मैम को बोले मैम मेरी बाइक वापस करो, कोर्ट बोलेगा नीति मैम को, केस फाइल हो गया, कारण ने केस फाइल कर दिया, कारण वर्सेस नीति, और मानकर चल रहा है कि आपकी नीति मैम जो है वो केस को हार गई, और कौन जीत गए? करण। तो करण के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बाइक रख लेंगे या फिर वो कहेंगे कि मुझे बाइक वाइक नहीं चाहिए, नीति मैम ने तो इसका बहुत मिसयूज कर दिया, मुझे अब मेरी बाइक वापस नहीं चाहिए, मुझे इस बाइक का क्या चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए, नीति मैम से वो रिकवर करवा दो। तो अब ये डिसाइड कौन करता है? करण डिसाइड करेगा, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इनके साथ जोर जबरदस्ती कर चुकी हूँ, इनको डरा चुकी हूँ, धमका चुकी हूँ, कोअर्जन का इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो ये हक जो है, ये राइट जो है वो किसको मिलेगा? करण को मिलेगा। अब सुनना, करण जो है ये डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कि इनको बाइक चाहिए या फिर इनको प्राइस चाहिए। अगर इन्होंने कह दिया कि इनको प्राइस चाहिए तो ऑटोमेटिकली अब हम दोनों के बीच में नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर इन्होंने कहा नहीं मुझे बाइक नहीं चाहिए, सॉरी मुझे प्राइस नहीं चाहिए, मुझे बाइक चाहिए अपनी वापस, आई वॉन्ट माई बाइक, बाइक बैक, तो लॉ कहते हैं कि ये बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अभी तक जो भी आप दोनों के बीच में डिसाइड हुआ उसके अकॉर्डिंगली, मतलब कोर्ट के थ्रू जो डिसाइड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ना, अब सुनिएगा, करण की तो ड्यूटी बनती ही है कि अगर इसने कोई भी बेनिफिट्स ले लिया है, करण ने क्या बेनिफिट लिया था? सिर्फ 1000 रुपए का बेनिफिट ही तो लिया था ना, वो ये मुझे रिटर्न करेगा, प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। मगर मेरे ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन इम्पोज कर दी गई है, इट इज एन ऑब्लिगेशन, अगर मैंने फुलफिल नहीं करी ना तो करण दोबारा से मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी, क्या ऑब्लिगेशन इम्पोज कर दी गई है कि मुझे ये बाइक करण को वापस करनी पड़ेगी। तो इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन मी। कैसी ऑब्लिगेशन? मेरी ऑब्लिगेशन हो गई, और मिस्टर कारण जो है उनका क्या बन जाएगा? ये राइट बन जाएगा, राइट टू रिकवर फ्रॉम अ पर्सन टू whom the money is paid or thing is delivered by mistake or under coercion। अब देखिए, हमारे ये पांचों सर्कमस्टांसेस जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सेक्शन 68 नेसेसिटीज के रिगार्डिंग है, नेसेसरी आइटम्स के रिगार्डिंग है। 69 राइट टू रिकवर द मनी विच इज पेड फॉर अनदर पर्सन। 70 राइट टू रिकवर फॉर द नॉन ग्रेटाशियस एक्ट, जो मैंने वॉचेस का एग्जाम्पल दिया। 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, जो मोबाइल फोन का एग्जाम्पल था। एंड सेक्शन नंबर 72 जो मेरे और मिस्टर कारण के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था रिगार्डिंग दैट बाइक। ओके, सो ये पांचों वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कानून आप लोगों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन जो है इम्पोज कर देगा, और वो ऑब्लिगेशन आप लोगों को फिर फुलफिल करनी पड़ेगी। अब टाइप्स कंप्लीट हो गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से प्रॉपर तरीके से इसके फीचर्स कर सकते हैं। सो द साइलेंट फीचर्स ऑफ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर एज अंडर्स, आर एज अंडर, ये क्या है? मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के। देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनाने का या बन जाने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि किसी एक पार्टी के नुकसान से दूसरे का फायदा नहीं होने देंगे, यानी कि हम अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होने देंगे। देखो जैसे यहाँ पर था, आ, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने वॉचेस का एग्जाम्पल दे दिया, वॉच का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल से मान लीजिए आप लोगों का, चलिए एक एनी एग्जांपल यू वांट टू, जैसे यहाँ पर मैंने मिस्टर वरुण को अगर एक्स्ट्रा वॉचेस डिलीवर कर दी हैं, बाबा मैंने अगर दे भी दी हैं आपको, तो आप ऑब्वियसली मेरा नुकसान हो रहा है अगर आप मेरा प्राइस पे नहीं करोगे वॉचेस का, तो है ना। तो मेरे नुकसान से, एक इंसान के नुकसान से दूसरे का फायदा नहीं होने देंगे।
यूजुअली जब भी कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का बनता है, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके अंदर आपकी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिस होता है। अगर मैं कहती हूँ कि एक्स की जेब से गुड्स गए हैं, तो बेटा एक्स को बदले में प्राइस भी तो मिला है ना। एंड सेम वे अगर वाई की जेब से पैसा गया है, तो बदले में वाई को गुड्स भी मिला है, यानी कि दोनों पार्टीज का फायदा हुआ है, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिला है और दोनों ही पार्टीज ने कुछ ना कुछ दिया है। लेकिन जो ये वरुण धवन वाला एग्जाम्पल था, मुझे बताओ इस केस में क्या हो रहा था? इस केस में तो मतलब कहाँ गया, एक second। इस केस में जो वरुण धवन वाला एग्जाम्पल था, इसमें तो सिर्फ वरुण धवन का फायदा हो रहा था। ही वॉज गेटिंग 80 वॉचेस, ही वॉज गेटिंग वॉट 80 वॉचेस विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट। तो ये चीज गलत है। इसीलिए लॉ मेकर्स कहते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल के रिगार्डिंग बताते हैं कि हम अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होने देंगे। अनजस्टली या अनजस्ट का मतलब होता है अनफेयर। एनरिच मतलब रिच हो जाना, फायदा कमा लेना। ठीक है, अगर आप दूसरे का भी फायदा कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक के नुकसान से दूसरे का फायदा तो फिर अनफेयर एनरिचमेंट हो गई ना, तो वो हम नहीं होने देंगे। इसीलिए ये ऑब्लिगेशन सर्कमस्टेंसेस इम्पोज किए गए हैं बाया लॉ। अब मैं मीनिंग पढ़ दूं। इट इज एन ऑब्लिगेशन नॉट अ प्रॉमिस imposed by law upon a person for the benefits of another even in the absence of contract। जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर भी ये एक ऑब्लिगेशन है जो कि इम्पोज करी गई। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विच मीन्स नो पर्सन शेल बी अलाउड टू अनजस्टली एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये इसी कानून, इसी प्रिंसिपल के, इसी सिद्धांत के ऊपर बना है कि यार इक्वालिटी होनी चाहिए। एक के नुकसान से दूसरे का फायदा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो अनजस्ट एनरिचमेंट है, वो अनफेयर एडवांटेज है, which is not fair ना। Such obligations are called as quasi or implied contract because the outcome of such obligation resemble those created by the contract। मतलब हम इनको implied contract की कैटेगरी में क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आपने नहीं निभाया तो आप हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया गया, तो अपोजिट पार्टी के पास पूरा राइट है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर कर आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकती है। ये वो रिलेशनशिप्स हैं जो कि लगते हैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट जैसे, मगर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये क्या होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो अगर नहीं फुलफिल किया गया तो अंजाम बिल्कुल वही होगा जो कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। कॉम्पनसेशन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या लिखा है यहाँ पर? compensation for failure to discharge the obligation created by quasi contract। अगर ये quasi contract, ये obligation, ये responsibility आप लोगों ने fulfill नहीं करी ना, तो क्या किया जा सकता है? सेक्शन नंबर 73 के हिसाब से आपकी पार्टी कॉम्पनसेशन मांग सकती है, रेमेडीज क्लेम कर सकती है, डैमेजेस मांग सकती है। एक बारी जस्ट रीड कर रही हूँ। When an obligation created by quasi contract is not discharged, not discharged का मतलब क्या होता है? fulfill ना करना, not fulfilled, the injured party is entitled to receive the same compensation from the party in default। जो डिफॉल्टिंग पार्टी से आप वही कॉम्पनसेशन, इसी तरीके से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं एज इफ सच पर्सन हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू डिस्चार्ज इट एंड हैड ब्रोकन हिज कॉन्ट्रैक्ट। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो कॉम्पनसेशन कर लिया, टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया। अब डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो भी कर लें। वो करने से पहले फीचर्स देख लेते हैं। ये ऑब्लिगेशन है विच इज इम्पोज्ड बाय अ लॉ। यहाँ पर कोई अग्रीमेंट आप लोगों का फॉर्म नहीं होता है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ पार्टी नॉट अ प्रॉमिस of any party। The duty of a party and not the promise of any party is the basis of such contract। The right under it is always a right to money and generally though not always a liquidated sum of money। Usually यहाँ पर आप लोगों का पार्टी का कैसा राइट अराइज होता है? Which is something related to the money, not a liquidated sum of money। जरूरी नहीं है कि आपका वो अमाउंट पहले से डिसाइडेड होगा कि आपको क्या अमाउंट लेना है, बट यस यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों का जो है
मनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट, ये राइट आपका अवेलेबल होता है ओनली अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। लीगल वर्ड भाषा में अगर मैं कहूं तो जस्ट इन पर्सोनेम, ठीक है, नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब मेरा अगर मोबाइल फोन गुम हो गया था तो मैं वो साम्यक से ही क्लेम कर सकती हूँ ना इस चीज के लिए। अब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो नहीं कुछ कह पाऊंगी या बाकी के स्टूडेंट से तो क्लेम नहीं कर पाऊंगी। आई विल गेट द राइट ओनली अगेंस्ट साम्या, ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। अगर ये आपने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, नहीं निभाया, ठीक है, अ सूट फॉर इट्स ब्रीच में बी फाइल्ड इन द सेम वे एज इन द केस ऑफ अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मैं बता चुकी हूँ कई बार। अब लास्ट 2 मिनट का टॉपिक बचा है, जल्दी से कंप्लीट अपना ये कंप्लीट करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनता है आउट ऑफ एन अग्रीमेंट। यहाँ पर कोई अग्रीमेंट नहीं होता। अग्रीमेंट कैसे बनता है मैम? ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, तब जाकर मैम अग्रीमेंट बनता है। मगर यहाँ पर कोई ऑफर है या फिर एक्सेप्टेंस नहीं होता है। क्लियर माई पॉइंट? Am I clear with this, guys? Please do share your feedback in the comment box below. ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, वो भी आप लोग अपना कमेंट्स में लिख सकते हैं। प्लीज डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। फाइन, एंड प्लीज पढ़ लो इसको अच्छा प्रॉपर तरीके से, अब तो एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ये कंप्लीट करते हैं, आइए। कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द विल ऑफ द पार्टीज एक्सप्रेस्ड विद व्यू टू क्रिएट एन ऑब्लिगेशन। यहाँ पर ये जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये पार्टीज की इच्छा से बनता है, विल से, जिसमें पार्टीज चाहती हैं कि बनाए और फिर उसको फुलफिल करें। ये आप लोगों का पार्टीज की विल से नहीं बनता है, ये तो आप लोगों का एक लीगल फिक्शन, एक लीगल आप लोगों का इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट ओनली formed out of a will, it is actually formed out of what, the circumstances. So quasi contract is not a contract at all but merely a legal fiction. It cannot be used when full fledged contract exists. अगर full fledged contract होगा तो वो valid contract की कैटेगरी में आ गया। सेक्शन 68 से लेकर 72 में वो फिर कवर्ड आपका नहीं होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल्स होंगे, मगर यहाँ पर वो एसेंशियल्स मिसिंग होंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट पार्टी चाहिए होती है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आपने देखा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो इनकॉम्पिटेंट पार्टीज के साथ भी बन सकता है। नेक्स्ट, ये है एक फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट जो कि बाइंडिंग है, मगर ये फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मगर हाँ ये भी बाइंडिंग है। तो अगर ये तो डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटी बताऊं दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स आर बाउंड टू बी परफॉर्म्ड, और अगर ये परफॉर्म नहीं किए गए तो सेक्शन 73 एप्लीकेबल हो जाएगा, आप कॉम्पनसेशन डिमांड कर पाएंगे, ठीक है, लाइक अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सिमिलैरिटीज हो गए, डिफरेंसेस हो गए, फीचर्स हो गए, काइंड्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए। चलिए गाइज, लेट्स एंड दिस, ठीक है। हैव अ नाइस डे एवरीवन, डू शेयर योर कमेंट्स, डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, ठीक है, इट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स इट। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।